दोस्तों हाँ, नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर सरकार की तरफ से सुगबुगाहट दिखाई दे रही। पेशा एक्ट मतलब अब स्थानीय लोगों का जल जंगल जमीन पर फैसले का हक मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। यह सब कुछ अदालत में मामला जाने के बाद संभव हुआ है। हालांकि यह किस रूप में लागू होने वाला है, सरकार ने क्या कोई ड्राफ्ट बनाया है? जो ड्राफ्ट लागू करेगी, उससे सामाजिक संगठन और उन समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने सहमत हैं? इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड से खास मेहमान और पेशा एक्ट के जानकार, उन आंदोलनों से जुड़े ग्लैनसंग डुंगडुंग हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या अच्छाई है, क्या ड्राफ्ट में कमी है, क्या बेहतरी है। ग्लेनसन साहब, सबसे पहला सवाल ये कि क्या सरकार ने कोई ड्राफ्ट बनाया हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और क्या उसे लागू करने की कोई तारीख और दिन तय होने जा रही? हाँ, बिल्कुल। सरकार ने पेशा रूल 2023 में आया था, जिस पर बहुत सारा सवाल खड़ा हो गया था। उसके जी, बाद अपना कंसल्टेशन प्रक्रिया वगैरह करके एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और संभवतः अभी 7 तारीख को कैबिनेट होगा। शायद उसमें लाया जा सकता है, ऐसा खबर है। तो अभी जो ड्राफ्ट है उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या झारखंड का समाज जो पेशा एक्ट से प्रभावित होगा या उसका लाभ मिलेगा, वो खुश है, वो तैयार है? देखिए, यदि आप उस ड्राफ्ट को देखेंगे, जी, तो ड्राफ्ट बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ जब झारखंड में पेशा कानून की बात आप करेंगे, तो पेशा कानून और जेपीआरए जी, इसको लेकर यहाँ इसका फंडामेंटल ही रॉन्ग है, मतलब मौलिक ही गड़बड़ है। इसीलिए हम अच्छा, लोग सवाल उठा रहे हैं। अब मौलिक में गड़बड़ क्या है? फंडामेंटल गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी यह है कि आप देखिए कि ये जो पंचायत व्यवस्था जो लाया गया, जी, 73rd अमेंडमेंट 73वें संशोधन संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया और संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9 का जी, जोड़ा गया। अब उसी में अगर देखिएगा तो आर्टिकल 243 एम जी, उसमें स्पष्ट है कि पंचायत व्यवस्था जो है वो शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा और उसमें यह भी व्यवस्था दिया गया अगर करना भी है तो सिर्फ जी, पार्लियामेंट को वह पावर है कि वो उसका मतलब पार्ट 9 का हुँ, प्रोविजन पूरा पार्ट जी, 9 नहीं, उसका प्रोविजंस को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड कर सकता है। तो जी, उसी के आधार पर आप देखिए कि भूरिया कमेटी बनी और भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन आया और भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1996 को मतलब 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून लागू किया गया। अब बिल्कुल। जब पेशा कानून लागू किया गया तो उसी तारीख से यह कहा गया तो उसका सेक्शन 5 में स्पष्ट है कि राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में अलग परिस्थिति के अनुसार आदिवासियों की अलग-अलग एक ही तरह तो संस्कृति और रूढ़ी वगैरह परंपरा नहीं है। तो अलग-अलग बिल्कुल, वहाँ का जो भी चीज़ें हैं, उसके आधार पर स्टेट में कानून बना लेना है। लेकिन 1 साल के अंदर बना लेना था। और जी, उसमें यह भी कहा गया सेक्शन 4 में कि जब कानून बनाएँगे तो प्रोविजंस जो पेशा एक्ट में है 23 प्रोविजंस वो उसमें निश्चित रूप से शामिल होना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिहार का हिस्सा यह इलाका था, कानून तो जी, बना नहीं उस समय में, हुँ, 2000 में झारखंड बना। अब 2001 में माननीय बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हुँ, क्या किया, वही गड़बड़ी हुई। मतलब वहीं पर उन्होंने ही गड़बड़ी किया। क्या किया, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया, हुँ, उसमें उन्होंने पेशा कानून के कुछ प्रोविजंस को डाल दिए और पूरा कानून को शेड्यूल एरिया में लागू कर दिया। आप ये जी, सोच लीजिए, एक तो यह कि शेड्यूल एरिया के लिए पंचायत उपवन को विस्तार करने का
कोई अधिकार नहीं है, मतलब कानून बनाकर विस्तार करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो जब पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कानून पास कर दिया और वो कहा कि यदि 1 साल के अंदर आप नहीं करते हैं, तो सेंट्रल लॉ लागू होगा। जब सेंट्रल एक्ट है तो करना क्या था, इनको सिर्फ नियमावली इम्प्लीमेंट बनाना करना था, था। जो आज बनाया जी, गया है, नियमावली बना के एक्सटेंड कर देना था। अब इन्होंने क्या किया, जेपीआरए 1 बनाया और उसको पूरा शेड्यूल एरिया में लागू कर दिया। तो आप जो है कि झारखंड में देखिए, झारखंड में 13 जो है जिले हैं, वो पूर्ण रूप से शेड्यूल और 2 आंशिक रूप से हैं। तो इन जी, इलाकों को छोड़कर बाकी जो सामान्य इलाके हैं, वहाँ पे पंचायत जेपीआरए 01 लागू करना था। लेकिन उन्होंने पूरे एक्सटेंड में स्टेट में कर दिया। और दूसरा गड़बड़ी, उसमें लिखा हुआ है जेपीआरए सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में कि ये होल ऑफ स्टेट लागू होगा, लेकिन कहाँ नहीं लागू होगा? इन्होंने लिखा है म्युनिसिपल एरिया में नहीं लागू होगा, कंटोनमेंट एरिया में लागू नहीं होगा। पेशा कानून जी, क्या बोलता है? शेड्यूल जी, एरिया में, पूरे शेड्यूल एरिया में लागू होगा पेशा कानून। उसमें जी, म्युनिसिपैलिटी और ये इसका सवाल नहीं है। और दूसरा यह जी, भी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A नगर पालिका जी, कानून, उसमें भी स्पष्ट है कि यह शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। और उसके लिए आर्टिकल 243 जेडसी 1 को जेडसी 3 से संशोधन करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को करना है। पार्लियामेंट ने जी, संशोधन किया ही नहीं है। यहाँ झारखंड हाईकोर्ट में एक केस आया, उस केस के आधार पर थोड़ा घोलमाल करके जो है कि नगर पालिका को चलाया जा रहा है। तो असंवैधानिक कार्य होंगे, गैर कानूनी कार्य होंगे तो विरोध होगा। अब पेशा कानून देखिए, जब स्पष्ट कहा है कि 23 प्रोविजंस है, सारे को लगाना है, तो उस प्रोविजन डाला ही नहीं जेपीआरए में, तो कानून का, पेशा कानून का खुद ये सरकार वायलेशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का खुद वायलेशन किया। 24 साल तक ऐसा होता रहा, आप सोच लीजिए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, अभी की सरकार जो है, वो जी, दावा कर रही है कि हम अगुआ सरकार हैं, यहाँ के लोगों का सरकार है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो फंडामेंटली रॉन्ग हुआ है, राइट जी, फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको आप ठीक कीजिए। उसका मतलब, ठीक करने का मतलब, आप जेपीआरए 01 सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को आप संशोधन कीजिए, उसको शेड्यूल एरिया से हटाइए और सेंट्रल एक्ट पेशा को आप जो है कि एक रूल बना दीजिए सेंट्रल एक्ट के अनुसार और उसको लागू कीजिए। अब ये लोग क्या कहते हैं कि हम पेशा की नियमावली जेपीआरए सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 के तहत ही बनाएंगे। तो ऐसा कैसे हो जी। सकता है? आप तो जेपीआरए 131 सेक्शन 1 के तहत अगर नियमावली बना रहे हैं, आप तो ये तो आप आप जेपीआरए का नेल्सन जी, नियमावली बना रहे हैं, आप दिखा रहे हैं ये पेशा का नियम है। तो आप थोड़ा झारखंड के आदिवासियों को जी, धोखा देने की बात हो रही है या नहीं चलेगा? इम्प्लीमेंटेशन पर बात करें कि अगर जो 2004 में बाबूलाल मरांडी के जरिए हुआ, 2001 में, और उसके बाद अब सिलसिला चला आ रहा है, तो क्या 2021 के आसपास जो लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाए, क्या इन्हीं संशोधनों को लेकर गए थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल। और नहीं, देखिए, इसमें 3 केस बड़े आए हैं, है ना? जी, और 2 केस का आड़ सरकार ले रही है और 1 केस को छोड़ दे रही है। पहला जी, केस क्या है? पहला केस जो है, जब जेपीआरए 1 आया, तो उसमें खासकर पेशा कानून सेक्शन 4 सबसेक्शन जी 4G जो है, उसके आधार पर जो एकल पदों पे 100% आरक्षण आदिवासियों को दिया गया था, उसको झारखंड हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है और उसी के आधार पर पेशा कानून का सेक्शन 4 को असंवैधानिक बता दिया। तब ये जो है, चुनौती दिया गया इसको सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय में आपको याद होगा, जस्टिस केजी बालाकृष्णन जो है कि चीफ जस्टिस थे। और उन्होंने उस जजमेंट को पलट दिया, क्योंकि इसमें आधार बनाया गया था कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या बहुत कम है। कोई-कोई पंचायत में तो 1-2 परिवार ही है और वहाँ पे मान लीजिए मुखिया, वो जी, उसके लिए आरक्षण है। तो ये तो गलत है, ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तब केजी बालाकृष्णन साहब का जजमेंट है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भले बाहर के लोग जाके वहाँ आदिवासी इलाके में अपनी जनसंख्या भर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इनको आरक्षण देना। उन्होंने स्पष्ट कहा हमें नहीं भूलना चाहिए, ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं, इसलिए पेशा कानून 4 जो है सेक्शन 4 वो बिल्कुल भी तब ये मतलब संवैधानिक है। तब समझ इसको ये लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बोल दिया है। तो ये तो जेपीआरए का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया। ये तो पेशा कानून को 4G को लेके गया हुआ था, है ना? जी, अब दूसरा जजमेंट है, वो बुद्धिजीवी मंच के लोगों का है, वो लोग केस किए थे। उसमें ये मतलब माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि
everything is taken care of पेसा इन जीपीआरए 1। अब इसमें कौन सा सेक्शन को चुनौती दिया गया था? ये पेसा सेक्शन 4 ओ को चुनौती दिया गया था। ओ में क्या है? ओ में यह है कि जिस तरह से ये पूर्वोत्तर राज्यों में 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल के आधार पर यहाँ पे जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रयास किया जाना चाहिए। हाँ, और ऑटोनोमस काउंसिल झारखंड मूवमेंट के टाइम में बना ही था यहाँ पे। उसके बावजूद ये लोग कोर्ट ने कहा दिया नहीं, ये गड़बड़ है। और ठीक है। एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ। आप बताइए, जेपीआरए में भूमि अधिग्रहण का अधिकार ग्राम सभा को उसमें कंसेंट का दिया ही नहीं, जबकि पेशा कानून में है। उसी तरह है। बालू और दूसरे माइनर मिनरल्स, उस पर जो है कि ग्राम सभा का अधिकार है, अभी ये लोग मुखिया को दे रहे हैं। उसके अलावा आदिवासी का जमीन अगर गैर आदिवासी गैर कानूनी तरीके से लिए हैं, तो उसको भी रिस्टोर करने का अधिकार जो है ये ग्राम सभा के पास है। जेपीआरए 1 में दिया ही नहीं। उसके बावजूद जो है कि माननीय न्यायाधीश ने कहा दिया कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ जेपीआरए, पेशा इन द जेपीआरए। तो ऐसे बायस जजमेंट को लेके ये लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट ने बोल दिया इसलिए सब कुछ ठीक है। मतलब आप जो है कुर्सी का दुरुपयोग करेंगे, स्वर्ण लोग दुरुपयोग करेंगे अपने पद का, और हमारे खिलाफ जजमेंट देंगे और हम उसको स्वीकार कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा जजमेंट क्या हो गया? तीसरा जजमेंट में जब इसी को चुनौती दिया गया, मतलब ये पेशा का ये सॉरी जेपीआरए का जो इनके अनुरूप नहीं है, पेशा कानून के अनुरूप जेपीआरए नहीं है। इसको जो है कि झारखंड सरकार के महाधिवक्ता ने कहा कि नहीं, इसको सुनने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट ही कंप्लीट इसमें हो चुका है। उसके बावजूद हमारे पक्ष के लोगों ने बताया सही की, तब झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच उन्होंने कहा ये तो सही है। फिर उन्होंने ऑर्डर नंबर पैरा 12 में एक स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि जेपीआरए 01 पेशा कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए पैरा 25 में लिखा कि झारखंड सरकार को पेशा कानून का नियमावली बनाकर 2 महीना के अंदर में लागू करना चाहिए। सब कुछ स्पष्ट है। उसके बाद भी झारखंड का पंचायत राज विभाग बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए जेपीआरए ही जो है कि संवैधानिक है। अब बताइए, मतलब इतना जिद्दी, सब कुछ देख रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान है, कानून है, सब है, उसके बाद भी जिद्दी। मतलब क्या भाई? मतलब नगर निगम की संवैधानिक यहाँ पे है, नगर निगम को सब शेड्यूल एरिया में घुसा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब इस कानून जेपीआरए 1 के तहत नगर निगम को मतलब वैलिडिटी बनाना चाहते हैं और उसके थ्रू आदिवासियों का जमीन पूरा इलाका कब्जा करना चाहते हैं। इनको याद होना चाहिए जब 5वीं अनुसूची बना उस समय में स्पेशल लॉ की जरूरत क्यों है आदिवासियों के लिए, इस पर संविधान सभा में बहस हुई। बहुत लोगों ने कहा कि इनके लिए स्पेशल लॉ नहीं होना चाहिए। तब उस समय में सबका कमिटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, यदि स्पेशल लॉ नहीं होगा आदिवासियों के लिए, अगर जनरल लॉ को ही आदिवासी इलाके में 5th शेड्यूल में हम डालते हैं, 6th शेड्यूल में डालते हैं, तब क्या होगा? खासकर 5th शेड्यूल की बात कि आदिवासियों का, चूंकि बिल्कुल। वो भोले तो भाले हैं। हाँ, डुमडुम साहब मेरा कहना है सबमिट कि करने के लिए अपने इन अपने तरीके से जीते हैं। इनका जो है जी, कि कानून का दुरुपयोग करके इनका जमीन कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरा कहा गया मनी लेंडर, साहूकार इनको जो है कि बहुत ज्यादा शोषण करेंगे, इसीलिए इनके लिए अलग कानून की जरूरत है। और उसी तरह 5th शेड्यूल मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसी के तहत पंचायत व्यवस्था का उपबंध को एक्सटेंड करना है, ना कि जो है मतलब इसमें पार्ट 9 का उपबंध को एक्सटेंड करना है, ना कि जो कि पंचायत का शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करेंगे। जी। सवाल मैं ये कर रहा था कि ये सारी तकनीकी बातें और सारी जानकारियाँ लोग सुन चुके हैं अब। अब व्यावहारिक स्थिति बताइए कि अगर सरकार अभी के ड्राफ्ट को लागू करती है, तो उससे आदिवासियों को, शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले मूलवासियों को क्या समस्या होगी? मतलब क्या नुकसान होगा? और आप लोग जिस बात का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस शेड्यूल का, वो लागू होगा तो क्या फ़ायदा होगा? ये बताइए। जो पॉपुलर देखिए, ढंग से समझा जा सके। नहीं, मैं तो आपको स्पष्ट बोला, अगर जेपीआरए 1 को पेशा बोल के लागू करेंगे, तो वहां जी, तो हमारा भूमि अधिग्रहण का मतलब ग्राम सभा जो है, ऐसे समझिए, हाँ, गांव बिल्कुल। में जमीन मेरा है, गांव में मैं जी, रहता हूँ। अब मान लीजिए कोई काम के लिए, कंपनी के लिए, कोई काम के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी मेरा, हाँ, जी, तो आप सोचिए कि मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल सकता, ग्राम सभा कुछ नहीं बोल सकता। किसको? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फैसला लेगा। बताइए, जमीन मेरा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे फैसला ले लेगा? मान लीजिए मेरा जमीन अगर किसी गैर आदिवासी ने ले लिया,
तो ग्राम सभा का पावर ही नहीं, उसको रिस्टोर करने के लिए हमको कोर्ट में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और वही हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। उसी तरह मेरे गांव में नदी है, तो बालू वहां पे रॉयल्टी हम ले नहीं सकते हैं, उसका रॉयल्टी कौन? मुखिया कलेक्ट करेगा। और मुखिया क्या करेगा? 100 गाड़ी बालू जा रहा है तो 10 गाड़ी लिखेगा, और उसका जो है कि कुछ पैसा जो है कि सरकार को देगा, बाकी वो लोग बालू माफिया के साथ मिलके सब खाएगा। तो यहाँ उसके अलावा क्या होगा? अभी मान ये एमएमडीआर एक्ट को जो है वो 2015 में संशोधन किया है। उसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मिनरल्स है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया जाना है, बना हुआ है। अब उसमें क्या हो रहा है आपको मैं बता रहा हूँ। झारखंड में कायग ने अक्टूबर 2024 को रिपोर्ट जारी किया। अब उसमें कायग ने कहा कि उन्होंने 6 जिला का अध्ययन किया। उसमें उनको मिला कि बोकारो का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने क्या किया है, डीसी और डीडीसी उसके मालिक हैं। उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है ओपन जिम में खर्च कर दिया है। हाँ, उसके अलावा बेनिफिशियरी का कोई भी जो है कि लिस्ट नहीं बनाया, ग्राम सभा से पूछा तक नहीं। रांची का डीसी ने मैक्सलुक्सीगंज में अपना डांग बंगला बना दिया उस पैसा से। चतरा का डीसी ने थाना में टॉयलेट तो मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं, मतलब अपने ऑफिस के लिए, अपना आवास के लिए। तो हर जिला में वही हुआ है, मतलब आदिवासियों का पैसा बंदर बाट हो रहा है। दूसरा, आदिवासी सिर्फ नहीं, वहां के विस्थापित हैं, उनको मिलना था, उस क्षेत्र के विकास के लिए जाना था यह पैसा। ग्राम सभा नहीं है तो ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है, सीएजी ने रिकमेंडेशन दिया सरकार को, इन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, इन्होंने नियम के विरुद्ध काम किया है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरा, ट्राइबल सब प्लान का पैसा देख लीजिए, हमारा आर्टिकल 275 के तहत मिल रहा है। उसको क्या कर रहे हैं, रांची में प्रेस क्लब बनाया है, जबकि उन एरिया में खर्च करना है जहां आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। उड़ी समाज जाइए, वहां आपको पता चलेगा कि बड़ा बड़ा जो है कि ये पुल बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं। बताइए, मतलब हमारा जी पैसा का लूट मचा के रखा है झारखंड में। ब्यूरोक्रेट्स जो है कि जिस तरह से मालामाल हो रहे हैं, जब ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा पैसा कानून के तहत, तो इनको तो नहीं चलेगा ना। तो ये चाहते हैं जेपीआरए लगा के अधिकार मुखिया को दे दो, और जो हमारा पारंपरिक व्यवस्था को कुछ नहीं मिले, ताकि ये मुखिया के साथ डील कर करके हर ब्यूरोक्रेट्स जो है कि माल कमाएगा, यहाँ का बालू, यहाँ का खनिज संपदा सब बेच के। जंगल माफिया, यहाँ का भूमि माफिया, यहाँ का जो माइनिंग माफिया और ब्यूरोक्रेट्स जो मालामाल हो रहे हैं आदिवासी पैसा से, उसी को बचाने के ये सारे कायदे हैं। और ये क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कानून को वैध ठहरा के आदिवासियों का पूरा इलाका को कब्जा करके बाहरी लोगों को बसाने का है। यही सब षड्यंत्र है। और ये कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी जो है वो गैर संवैधानिक जरूर है, लेकिन क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। मतलब आप पैसा, सरकार को रेवेन्यू लेने के लिए आदिवासियों को खत्म कर देंगे 5वीं अनुसूची क्षेत्र से। ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है आदिवासियों पर। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि रघुवर दास ने जो लैंड बैंक बनाया था, अगर पैसा एक्ट लागू होता है तो क्या उसके बाद वह जमीनें वापस आदिवासियों को मिल जाएंगी, जो चुनाव में बड़ा मुद्दा था? ये तो हम लोग मांगेंगे ही, क्योंकि दोनों ने वादा किया है। इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल, झारखंड जी मुक्ति मोर्चा और जो है कि कांग्रेस। कांग्रेस, पेशा कानून लागू हो ना लागू हो, जो इनको करना, लेकिन पेशा कानून को भी वादा किया तो लागू तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जी लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि देर से लागू हो, सवेर से लागू हो, जो भी हो, लागू तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह लैंड बैंक को भी इनको खारिज करना ही पड़ेगा। लैंड बैंक यदि खारिज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अगला चुनाव में इनको जो है कि बहुत ज्यादा मतलब समस्या का समाधान करना, मतलब समस्या से जूझना पड़ेगा। अगर सरकार अभी के अनुसार जो ड्राफ्ट बनाई है उसको लागू करती है, तो जो लोग आप जैसे लोग हैं प्रदेश में और आंदोलनकारी तबके हैं, आदिवासी समाज के समूह हैं, संगठन हैं, उनकी क्या रणनीति, अगला क्या कदम उठाए? देखिए, एक तो यह है कि बहुत स्पष्ट है, अभी जो कोर्ट का जो थर्ड केस आया है, उसमें जी कोर्ट ने 2 पिटिशनर को जो है कि मतलब उनके लिए व्यवस्था बना के रखा है। 3 पिटिशनर थे, एक ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, तो उनको कहा कि आप अगले बार आप कोर्ट नहीं आ सकते हैं। लेकिन 2 पिटिशनर, जिसमें से 1 पिटिशनर हमारे समूह के हैं, तो हम जी लोग तो डेफिनेटली कोर्ट में चैलेंज करेंगे अगर गलत कुछ होता है तो। और अगर इसको असंवैधानिक तरीके से लागू करेंगे तो वो ना सिर्फ कोर्ट में जाएगा, हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे।
तो वो दोनों तरह से लड़ाई तो होगा क्योंकि यह आबुआ दिसुम आबुआ राइज धरती आबा बिरसा मुंडा का सपना था और उसी सपने के साथ मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जिनकी आज जयंती है, उन्होंने झारखंड मूवमेंट को राष्ट्रीय फलक पर लेके आए और झारखंड आंदोलन के प्रणेता हैं। उसके बाद जी एक से एक लोग डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर एनिस होरो साहब, बहुत सारे लोग हैं। तो जब आबुआ दिसुम आबुआ राइज का मामला है और यह सरकार, मौजूदा सरकार दावा करती है ये आबुआ सरकार है, तो उनको तो उनके सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ भाषण में बोलेंगे आबुआ दिसुम आबुआ राइज और यहाँ जमीन पर जो है कि अब दिक्कु दिसुम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं चल सकता। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेनसेन डुंगडुंग। उन्होंने विस्तार से तकनीकी बातों को भी आपको समझाने की कोशिश की, बकायदा उपबंध और उनके विधियों नियमों को समझाने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर मौजूदा ड्राफ्ट लागू होता है तो स्थितियां क्या रहेंगी और किस तरह से आदिवासियों के हक हकूक मारे जाएंगे और एक आदिवासियों में मुखिया बना दिया जाएगा, जिसके बाद वह फिर से एक लूट का एक नया जरिया होगा और न्याय मुकम्मल तौर पर लागू नहीं होगी, जिसका इंतजार 24 साल से झारखंड कर रहा है। कम से कम अदालती आदेश के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार न्याय को सही तरीके से लागू करेगी। हालांकि डुंगडुंग साहब कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सामाजिक संगठन इस पर संघर्ष करेंगे और वो लोग फिर से एक बार अदालत जाने को मजबूर होंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।